डियर स्टूडेंट, और नवोदय आईएएस में आप सबों का स्वागत है। और नवोदय आईएएस की तरफ से पहल है, अनूठी पहल है। आपकी परीक्षाओं में कठिन से कठिन टॉपिक है, काफ़ी आसानी तरीके से आपके साथ पढ़ाया जाए कि आपको सब। इस क्रम में सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल के संदर्भ में हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि काफ़ी सरल तरीके से वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता संस्कृति समझा जाए। वैदिक काल जिसको कि 1500 ईस्वी 600 ईस्वी पूर्व तक के समय में बांटा गया है। और जिस तरह से वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के समय में बांटा गया है, वैदिक काल के अध्ययन के संदर्भ में सबसे सरल तरीका है कि दो भाग में बांटा जाता है। और आप भी इसको दो भाग में सामने रखकर आप इसकी विवेचना करोगे तो कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं। जैसे सबसे पहले 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का समय ऋग्वैदिक काल है और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत आपको ऋग्वेद है, साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में चित्रित धूसर मृदभांड है जो हरियाणा के भगवानपुरा से पाया गया है। फिर साहित्यिक स्रोत जिस तरह से भोगोजकोई अभिलेख, जिस तरह से आपको भोगोजकोई इंस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे कि दो कबीलों के बीच लड़ाई और इनके बीच जो समझौता हो रहा है उसमें इंद्र मित्र वरुण नासत्य, ये देवता की चर्चा है। इंद्र मित्र वरुण नासत्य, और ये देवता दैट मीन्स वही है जो ऋग्वैदिक या ऋग्वेद में भी वर्णित है। तो इससे आपको ये मालूम चलता है कि मध्य एशिया में जो आर्य हैं और ऋग्वैदिक आर्य, इनमें काफी समानता है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से 600 बीसी है, और यहाँ जानकारी का प्रमुख स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद है। इसके अलावा आपको उत्तर वैदिक काल में लोहा भी मिला है। लोहा हरियाणा के अतरंजी खेरा से प्राप्त हुआ। तो इस रूप में दोनों के अध्ययन के संदर्भ में जो स्रोत है हमारे, वो अलग है। और पुरातात्विक स्रोत में समानता है, साहित्यिक स्रोत अलग है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो कि आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद के संदर्भ में दैट मीन्स 10 मंडल में बटा हुआ है। ऋग्वेद का 7वां से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। पहला 8वां 9वां 10वां तो बाद में लिखा। ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके प्रथम स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल की रचयिता विश्वामित्र है। और गायत्री मंत्र जो प्रकाश की देवी सवित्र को समर्पित है। दैट मीन्स अंधकार से प्रकाश की ओर आने की बात की गई है। एक तरह से ऋग्वैदिक समाज और उनके ज्ञान के संदर्भ में ये बातों को प्रकट किया गया है ऋग्वेद में। इसके बाद जिस तरह से आप देखोगे चौथा मंडल जिसमें हरियूपिया शब्द है, हरियूपिया जो कि हड़प्पा के संदर्भ में है। 7वां मंडल जिसमें 10 राजाओं का युद्ध है। 10 राजाओं के युद्ध में विजय भरत कबीले के सुदास को मिलता। 7वां मंडल इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि यह बताता है तो आर्यों के बीच लड़ाई हो रहा था, वो केवल आर्य वर्सेस अनार्य नहीं थे, बल्कि 10 राजाओं के युद्ध में एक तरफ आर्य कबीला है तो दूसरी तरफ आर्य और अनार्य दोनों का गठबंधन है। यहाँ महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उस वक्त के जो कबीले हैं वो भरत कबीले के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाह रहे हैं। 10 राजाओं का यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ और रावी के जल के बंटवारे को लेकर हुआ। यद्यपि यहाँ यह भी माना जा रहा है कि किस तरह से भरत कबीले ने अपने पुरोहित, जो पुराने पुरोहित थे, गुरु थे, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नया गुरु बनाया। और ये वशिष्ठ और विश्वामित्र के जो अंतर कला है उससे भी यह युद्ध हुआ। ये सारी चीजें ऋग्वैदिक समाज के चरित्र को भी और उस वक्त में जिस तरह से आप संघर्ष है उसको प्रकट करती है। इसके बाद ऋग्वेद के 8वां मंडल और 8वें मंडल की रचना कुछ महिलाओं के द्वारा किया गया, इसमें होसा, आपाला, विरुचि है। और ये बताता है कि उस वक्त की महिलाएं शिक्षा भी प्राप्त करती थी, उन्नयन संस्कार में भी उनकी एक तरह से भागीदारी थी। 9वां मंडल जो कि सोमदेव को समर्पित है। और 9वें मंडल में जिस तरीके से कवि यह कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य हैं और मेरी माता मजदूरी करने वाली, यानी पत्थर की ताक पे है ना, गेहूं पीसने वाली। तो दैट मीन्स ये बताता है कि समाज में वर्ग भेद उतना ज्यादा खड़ा नहीं था।
तो ऋग्वेद के संदर्भ में जो आपकी जानकारी है, जिससे कि आप ऋग्वैदिक समाज को भी समझ रहे हो। ऋग्वेद में जिस तरह से सबसे ज्यादा इंद्र शब्द यानी आपके प्रमुख देवता के रूप में इंद्र है। ऋग्वेद में वैसे तो सबसे ज्यादा शब्द पिता आया है 335 बार, उसके बाद जन आया है, जन जो कि कबीले के संदर्भ में है, और जन के प्रमुख को राजन कहा गया है। इस तरह से ऋग्वेद के संदर्भ के कुछ जो जानकारी इंफॉर्मेशन तो आपके फर्स्ट स्टेज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्रतम ग्रंथ है, जो ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। ठीक है, इस ऋग्वैदिक काल की जो ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, और इस रूप में वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, ये आर्य कहाँ से आए, इस संदर्भ में भी विद्वानों में एक डिबेट होता है, जिसमें सबसे पहले तिलक का ये कहना है दैट मीन्स आर्य उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने अपने मत रखा कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। अविनाश चंद्र झा ने अपना मत रखा कि आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र से आए हैं। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मऋषि देश बताया। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान बताया। विंडेस्टाइन ने यूराल पर्वत के दक्षिण, आल्प्स पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र को बताया, जो कि सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आर्य किसी जाति के द्योतक नहीं है, बल्कि आर्य भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। इस तरह से आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ, और आर्य कहाँ से आए इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा, और सबसे ज्यादा मत जो लोकप्रिय रहा विंडेस्टाइन का रहा। इसके अलावा मैक्स मुलर को भी ज्यादा मत एक तरह से महत्व प्राप्त है। आर्यों के विस्तार देखोगे आप, सबसे पहले आर्य अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र में विस्तार पाते हैं। यह क्षेत्र ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, जो सतलज से यमुना नदी का क्षेत्र है। और इस तरह से ऋग्वैदिक आर्य सिंधु और इसकी सहायक नदियों के विषय में जानकारी रखते हैं। सिंधु जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वैदिक आर्यों के समय में सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। माना जाता है कि यह एक जगह दिखती है और एक जगह गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र है, और इसी के तट पर वेदों की रचना हुई। और इस रूप में ऋग्वैदिक आर्य गंगा और यमुना के विषय में भी जानकारी रखते हैं, लेकिन काफी कम, क्योंकि यमुना का 3 बार उल्लेख है ऋग्वेद में और गंगा का 1 बार। दैट मीन्स कि लगता है कि संभवतः गंगा के विषय में केवल हल्की जानकारी रही होगी। और ऋग्वैदिक आर्य हिमालय के विषय में जानकारी रखते हैं, और हिमालय से हिमवंत, मुंजवंत इन सबों की प्राप्ति की भी जानकारी है। तो दैट मीन्स ऋग्वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है, सिंधु और इसके सहायक नदी और इसके बाद हिमालय के तलछटी क्षेत्र में इनका विस्तार है। ऋग्वैदिक आर्य विंध्य और सत्यपुरा पर्वत से परिचित नहीं है। इस रूप में विंध्य क्षेत्र तक इनका विस्तार नहीं है। मरुस्थल की जानकारी है इन्हें। इस तरह से ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, ब्रह्मऋषि देश जो गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र है, और ये सब आप उत्तर वैदिक पीरियड में यानी आर्यों का जब विस्तार गंगा और उसके सहायक गंगा यमुना के द्वाब में होगा, वहां पर फिर आप इसे पाओगे ना। इसके बाद जिस तरह से आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, तो आर्य सबसे महत्वपूर्ण अपने कबीला को दे रहे हैं, और कबीला जो कि कबीला के संदर्भ में जन शब्द महत्वपूर्ण है, और जन का जो प्रमुख है वह राजन है। और इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था में सबसे उच्च जो इकाई है वह कबीला है, जो जन है। जन के प्रमुख को राजन, जन के बाद फिर विष है। विष के प्रमुख को विषपति कहा गया, विषपति। विषपति कहा गया। इसके बाद फिर ग्राम, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी, और ग्राम के बाद फिर कुल, कुल के प्रमुख को कुलपति। तो ये ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक इकाई सबसे प्रमुख यानी ऊपरी पायदान पे राजन जन है, और सबसे नीचे कुल, और कुल यानी परिवार, परिवार का मुखिया कुलपति है। राजा को सहयोग करने के लिए विषपति भी है, कुलपति भी है। इस ऋग्वैदिक काल में आप देखोगे कि कुछ जनजातीय संस्थाएं भी हैं, जैसे सभा समिति विदत, और विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। समिति जिसे आप राष्ट्रीय अकादमी भी कह सकते हो, ये राजा का निर्वाचन करती है। सभा जो कि
अग्रगेय यानी कि एक तरह से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की सभा थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग लेती थी। विदत जो कि वस्तुओं के बंटवारे का कार्य, यानी युद्ध में जो भी आपके वस्तु प्राप्त हो रहे हैं के बंटवारे का कार्य विदत में होता था। राजनीति की इकाई में जिस तरह से सेनानी राजा का प्रमुख सेनापति और प्रमुख परामर्शदाता पुरोहित होता था, राजा न्याय परामर्शदाता के सहयोग से करता था। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में ऋग्वैदिक पीरियड की आपको जानकारी मिली। राजनीति के बाद जब सामाजिक व्यवस्था आप देखोगे तो सामाजिक व्यवस्था जो कि रक्त संबंध पर आधारित है, दैट मीन्स एक कबीले के लोग आपस में रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं और इसलिए एक व्यक्ति की लड़ाई कबीले की लड़ाई में बदल जाती थी। और यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज में आर्य वर्सेस अनार्य का भी संघर्ष होता है। जिस तरह से मैंने 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध बताया, तो यह संघर्ष आर्य वर्सेस अनार्य भी है और आर्यों की भी आपसी लड़ाई है। तो यह संसाधनों को लेकर था, यह एक कबायली समाज था, पशुचारनिक समाज था, जिसमें संसाधनों को लेकर लड़ाइयां लगातार हुआ करती थी। ऋग्वैदिक समाज को हम शांतिप्रिय समाज नहीं कह सकते हैं, बल्कि युद्ध में लगा हुआ समाज कह सकते हैं। इस तरह से ऋग्वैदिक आर्य का भोजन, प्रमुख भोजन यव है, यव के बाद चावल है, जौ यानी जौ, उसके बाद चावल, चावल जिसे ब्रीही भी कहा गया है, चावल को ब्रीही और तंदुल भी कहा गया है। गोधूम यानी गेहूं को गोधूम कहा गया है, लेकिन गोधूम ज्यादा उपयोग में नहीं आ रहा था, ब्रीही और यव यह ज्यादा उपयोग में आ रहा था। ऋग्वैदिक आर्य वेज और नॉन वेज दोनों खाते थे। ऋग्वैदिक आर्य के संदर्भ में एक ये भी बात कही जाती है कि उन्हें नमक की जानकारी नहीं थी। ठीक है, वस्त्र, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, सूती वस्त्र की उनको जानकारी नहीं थी। ऋग्वैदिक आर्य आभूषण प्रिय थे, आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। इस तरह से ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति, तो शिक्षा पद्धति के संदर्भ में मुंडक सूक्त महत्वपूर्ण हो जाता है। मुंडक सूक्त से ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है। यहाँ ध्यान रखना, मुंडक सूक्त अलग है, मुंडकोपनिषद अलग है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, यहाँ मुंडक सूक्त है। इसके बाद जिस तरह से ऋग्वैदिक समाज में मनोरंजन यानी कि पशुओं की लड़ाई होती थी, पासा खेला जाता था, तो इस तरह से ऋग्वैदिक समाज जो कि एक कबायली समाज है, इसके विषय में जानकारी मिलती है। स्त्रियों की स्थिति इस समय समान थी, लेकिन परिवार पितृसत्तात्मक था। हमेशा युद्धग्रस्त समाज में पुरुष की ज्यादा महत्व होता है और पुरुष की शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर भी देखने को मिलता है, चूंकि ऋग्वैदिक समाज जो कि कबायली समाज था और यहाँ पर पुरुष को ज्यादा महत्व मिला, इस रूप में यह समाज पितृसत्तात्मक समाज है और परिवार में पिता की महत्वपूर्ण स्थिति है। स्त्रियों का स्थिति सम्मान वाली थी, लेकिन इसके बावजूद पितृसत्तात्मक परिवार में स्त्रियों की स्थिति आप उतनी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में एक खास विशेषता देखने को मिली, दैट मीन्स स्त्रियों को है ना शिक्षा का अधिकार था। इसके अलावा अपने पसंद से दैट मीन्स विवाह की, और विवाह भी वयस्क होने पर। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयां ऋग्वैदिक समाज में देखने को नहीं मिलती। तो जिस तरह से ऋग्वैदिक समाज को आपने देखा, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था जो कि पशुचारनिक है, पास्चुरल सोसाइटी है, और यहाँ गाय और घोड़े का काफी महत्व है। गाय और घोड़े, चूंकि गाय से संबंधित बहुत सारे शब्द ऋग्वेद में दिखते हैं, जैसे पुत्री को दुहिता कहा गया, इसी प्रकार गाय की खोज युद्ध में बदल जाती है, गवेष्टि हो जाता है। इसी प्रकार गोधूली जो कि समय का मापक है, गवयुति जो कि दूरी का मापक है। तो इस तरह से गाय से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं जो गाय के इंपोर्टेंस को ऋग्वैदिक पीरियड में बता रहा है। घोड़ा भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में कृषि दूसरा पेशा है। जब आप ऋग्वेद के 4थे मंडल में देखेंगे तो कृषि की चर्चा केवल 24 बार है, दैट मीन्स यह दूसरा पेशा है। जो प्रमुख पेशा है पशु है, पशुपालन है। इसके बाद ऋग्वेद काल में आप ये भी पाओगे कि कुछ शिल्प का विकास हुआ, जैसे सोना, तांबा, कांसा, ये सब बनाने वाले आपके कारीगर हैं। बढ़ई भी हैं, बढ़ई जिन्हें तक्षण कहा गया, चिकित्सक भी हैं जिन्हें वैद्य यानी विशज कहा गया। इसके अलावा विनिमय प्रणाली, आपको वस्तु विनिमय दैट मीन्स बार्टरिंग सिस्टम इस समय प्रचलित था, क्योंकि व्यापार अभी प्राथमिक अवस्था में है। और यहाँ पर जो मोल की एक इकाई थी यानी माप की इकाई, एक तरह से वो गाय थी। गाय
को ही आधार रखकर वस्तु विनिमय प्रणाली हो रहा था। इसके अलावा निष्क यानी जो सोने का एक टुकड़ा है उसको भी माना गया, दैट मीन्स व्यापार में प्रयोग हो रहा। तो इस तरह से देखेंगे यह पशुचार्मिक समाज है जिसमें व्यापार अभी प्राथमिक अवस्था में है और इस कारण यहाँ पे नगरों की चर्चा आपको नहीं मिलती है। ऋग्वैदिक जब आप धर्म के संदर्भ में, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्य जैसे जैसे आगे बढ़े तो प्रकृति की शक्तियों को देखकर उनके अंदर डर भी हुआ और कौतूहल भी हुआ और इस तरह से उनको एक तरह से आशीर्वाद पाने के लिए उनका मानवीकरण भी किए, दैविकरण भी किए और जब काफी ज्यादा वर्षा से त्रस्त हुए तो उन्होंने वर्षा का देवता इंद्र को माना और उनकी पूजा करने लगे। उसी तरह से जब काफी आंधी तूफान से त्रस्त होते हैं तो मरुत को देवता माना, उनकी पूजा करने लगे। तो इस तरह से मानवीकरण आपको दिखता है। कहीं कहीं देवता पशु रूप में भी है ना। सबसे प्रमुख देवता इंद्र है जो कि युद्ध के देवता हैं और युद्ध में आर्यों का नेतृत्व करते हैं। 250 शब्द इंद्र के सम्मान में है ऋग्वेद में। इसके अलावा दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। तीसरे देवता वरुण है। वरुण जो कि ऋत के यानी ऋतस से गोपा भी कहा गया है। ऋत यानी ब्रह्मांडीय नियम, नैतिक नियम और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा आंसू ऋत के टूटने को बनाया गया है। दैट मीन्स ऋग्वेद में माना गया कि जो समानता के भाव थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे, ये नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से वरुण ऋत के देवता है, ऋतस से गोपा। ध्यान में रखेंगे यहाँ पर ऋतस से गोपा और जनस से गोपा अलग है। जनस से गोपा यानी राजन है और ऋतस से गोपा वरुण है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वैदिक देवता जिन्हें 3 वर्गों में रखा गया, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, इस तरह से, लेकिन इसके बावजूद समानता है, बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है। और ऋग्वेद में प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण था, यानी संवेद रूप में प्रार्थना करना और यज्ञ भी होते थे लेकिन यज्ञ छोटे रूप में थे। उत्तर वैदिक पीरियड में यज्ञ जो है बड़े रूप में होते हैं जहां बलि कर्म कांड ये सब होता है। यहाँ पर ये संवेद रूप में प्रार्थना होता है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऋग्वैदिक पीरियड में मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देवताओं की आराधना भौतिक उन्नति के लिए होती थी, ये ध्यान में रखना है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं। दैट मीन्स भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की आराधना होती थी, यानी प्रार्थना की जाती थी कि हे प्रभु हमारी गैया बढ़ जाए, बछिया बढ़ जाए, इन सबों का ध्यान रखा जाता था। ये नहीं कि हमें मोक्ष मिले। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए, जिस तरह से फर्स्ट स्टेज में प्रश्न आते हैं, दैट मीन्स ऋग्वैदिक आराधना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, धार्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक। तो ध्यान में रखना आपको भौतिक, और इस तरह से काफी आप यहाँ से सही आप कर सकते हो। इस तरह से उत्तर वैदिक पीरियड, तो ऋग्वैदिक पीरियड में जहां पर सिंधु क्षेत्र यानी सप्त सिंधु क्षेत्र इनके सभ्यता का केंद्र रहा, सिंधु से सतलुज नदी का क्षेत्र जो ब्रह्मवर्त क्षेत्र था, और इसके बाद फिर आप आर्यों का विस्तार गंगा यमुना द्वाब तक हुआ। और उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे गंगा यमुना का जो क्षेत्र है ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है, ये आर्यों का एक तरह से सभ्यता का केंद्र बना और आर्य यहां से पूरे विंध्य क्षेत्र तक विस्तृत हो जाते हैं जो मध्य देश का क्षेत्र है। उत्तर वैदिक पीरियड में जिस तरह से प्रमुख पेशा कृषि हो गया, यानी एक जगह पर टिक कर रहने की प्रवृत्ति बढ़ी और इस तरह से क्षेत्र की परिकल्पना आगे बढ़ता है। इसके पहले वैदिक पीरियड में क्षेत्र की परिकल्पना नहीं थी और लोग मूव करते थे, यहाँ पर क्षेत्र की परिकल्पना बढ़ती है। और यही कारण है कि ऋग्वैदिक पीरियड में जहां स्वेच्छा से कर दिया जाता था जो बलि है, वो अब आगे चलकर यानी राजस्व ग्रहण करने वाले, राजस्व वसूलने वाले अधिकारी भी हो गए। उत्तर वैदिक पीरियड में इस तरह से राजा की स्थिति मजबूत हो जाती है, क्षेत्रीय राज दिखने को मिलता है। राजा की स्थिति इस रूप में भी मजबूत होती है क्योंकि राजत्व का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत दिया गया और इस रूप में राजा का होना किसी कबीले के लिए अति आवश्यक है। अगर राजा नहीं होगा तो दैट मीन्स वो कबीला हारता चला जाएगा, तो इसलिए राजा का होना जरूरी है। राजत्व का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में आया और इस रूप में राजा की स्थिति मजबूत हुई। समिति का महत्व कम हो गया, यानी जो नेशनल एकेडमी है जो राजा का निर्वाचन करते इसका महत्व कम हो गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया, यद्यपि राजा का चुनाव की परंपरा अभी भी रही लेकिन यह दिखावा हो गया। राजा के प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बढ़ गई, यानी अब कर वसूलने वाला भागदूत हो गया और कोषाध्यक्ष जो संग्रहित हो गया।
इसके अलावा अक्षवाप है, पालागल है, पालागल जो कि राजा का सहयोगी है, अक्षवाप भी जो कि पासा खेलने में सहयोग करता है। तो दैट मीन्स अब थोड़ा राजा ऐशोआराम की भी जिंदगी जी रहा है, इसके साथ वैसे सहयोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी राजा अस्थायी सेना नहीं रख रहा और इस कारण कबायली भावना अभी पूर्णतः कमजोर नहीं हुई है। राजा के साथ कुछ राजत्व संस्कार भी जुड़ जाते हैं, कुछ यज्ञ भी जुड़ जाते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ और रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो कि क्षेत्र विस्तार को लेकर ध्यान में रखा गया, जिससे कि राजा अब बड़े क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करेगा। और वाजपेयी यज्ञ जिसमें राजा का जो रथ है वो सबसे आगे निकलता है। दैट मीन्स राजा ये बताता है कि देखो मैं कितना ज्यादा अपने कबीले में शक्तिशाली हूं और विजय प्राप्त कर रहा हूं, दैट मीन्स सबसे ज्यादा योग्य मैं हूं। तो इस तरह से आप देखोगे कि राजत्व से संस्कार भी जुड़ गया, यज्ञ भी बड़े बड़े होने लगे और राजा की स्थिति काफी मजबूत हो गई। 12 रत्नीन भी यहाँ देखने को मिलते हैं और राजा इन 12 रत्नीनों से सहयोग भी प्राप्त करता है। दैट मीन्स कबायली भावना अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। जब उत्तर वैदिक पीरियड में अर्थव्यवस्था देखेंगे तो ऋग्वैदिक पीरियड से बहुत बड़ा परिवर्तन है। दैट मीन्स अब कृषि प्राथमिक पेशा हो गया और पशुपालन द्वितीय पेशा हो गया। उत्तर वैदिक पीरियड में लोहे का प्रयोग, जिस तरह से मैंने बताया हरियाणा के अतरंजी खेरा से लोहा का साक्ष्य मिल रहा है, लोहे का प्रयोग वस्त्र निर्माण देखने को मिल रहा है। उत्तर वैदिक पीरियड में वाणिज्य व्यापार बढ़ रहा है। उत्तर वैदिक पीरियड में नगर अपने प्राथमिक अवस्था में देखने को मिलेगा। सिक्कों का भी प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलता है। निष्क, शतमान ये सब सिक्के जो है ज्यादा दिखते हैं। सुदखारी यानी महाजन है ना, ये भी। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में महाजनी प्रथा की आलोचना भी की गई है। तो दैट मीन्स ये सब भी देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक में अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए और कृषि के विकास से आप देखोगे कि धीरे धीरे आगे चलकर दैट मीन्स एक तरह से अस्थाई जीवन आया और अस्थाई जीवन से जब आगे चलकर अधिशेष उत्पादन होता है तो फिर नगर बनने की प्रक्रिया में भी सामने आता है। ठीक है, इस तरह से समाज में तो समाज रक्त संबंध पर बल दिया गया। गोत्र नामक संस्था यहाँ पर देखने उत्तर वैदिक पीरियड में दैट मीन्स एक ही गोत्र में विवाह वर्जित हो गया। पिता की शक्ति बढ़ गई। पिता की शक्ति बढ़ने का उदाहरण है कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता जिसमें नचिकेता प्रकरण है। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है, जिससे यह पता चलता है कि पिता की शक्ति कितनी बढ़ गई थी। चतुर्थ वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो गया है। नारियों की स्थिति पहले से कमजोर हुई है। दैट मीन्स नारी अब सभा समिति में भाग नहीं ले रही है। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज में पिता की शक्ति बढ़ती चली जाएगी और नारी की स्थिति गिरती जाती। इवन उत्तर वैदिक कुछ ग्रंथ है जिसमें नारी को 3 बुराई में से एक बुराई बताया गया है, जैसा कि मैत्रायणी संहिता में 3 बुराई में से एक बुराई नारी को बताया गया इस रूप में। इसके बाद जब आप बृहदारण्यक उपनिषद देखते हो तो उसमें याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद है और याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी गार्गी को जब डिबेट में हार रहे हैं तो डांट कर चुप करा देते हैं, शांत हो जाओ नहीं तो तुम्हारा सर तोड़ देते है ना। दैट मीन्स ये पुरुष मनोवृत्ति है, पितृसत्तात्मक समाज की मनोवृत्ति। दैट मीन्स स्त्रियों को डिबेट करने से रोका जा रहा है और इस रूप में उन पर अपना वर्चस्व दिखाया जा रहा है। ये याज्ञवल्क्य जो और गार्गी संवाद है ये बताता है उत्तर वैदिक पीरियड में पुरुषों की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई और स्त्री गिरावट आती है। बृहदारण्यक उपनिषद में है और बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का भी सिद्धांत दिया गया जो आगे उपनिषद के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से शिक्षा अभी भी मौखिक है, विवाह ये स्थापित हो गया है और एक पत्नी की ही मतलब प्रथा है, लेकिन जो धनी व्यक्ति है वो बहुविवाह भी करते थे। मनोरंजन में दैट मीन्स वही आपके रथ दौड़, पशु की लड़ाई, पासा ये सब चल रहे हैं। आश्रम व्यवस्था यहाँ देखने को मिलता है। दैट मीन्स जीवन को अलग अलग भागों में बांट कर देखना। तो 3 आश्रम आपको वैदिक पीरियड में है, 3 आश्रम। चौथा आश्रम जो है सूत्र पीरियड में आता है जो कि बाद में है। यहाँ पर केवल 3 आश्रम ध्यान में रखना है। आश्रम जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास की चर्चा यहाँ नहीं है, संन्यास आगे चलकर देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक धर्म में भी आपको परिवर्तन आता है। अब प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए, यानी जो क्रिएटर है ब्रह्म है वो महत्वपूर्ण देवता हो गए और इंद्र जो है वो गौण हो गए हैं। तो दैट मीन्स ये महत्व धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन को बताता है। इसके बाद
उपासना का उद्देश्य अभी भी भौतिक सुख रहा है, लेकिन अब जो प्रार्थना होता था उसकी जगह पर पशु बलि, यज्ञ, कर्म कांड, ये सब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आता है। तो दैट मीन्स धर्म में भी आप देख रहे हो उत्तर वैदिक पीरियड में परिवर्तन हो रहा है। तो ये वैदिक समाज काफी परिवर्तनशील समाज है। और यहां पर जिस तरीके से वैदिक समाज काफी परिवर्तनशील समाज है और जिस तरीके से यहाँ पर काफी परिवर्तन हो रहे, ये आपको बताया गया। कुछ उत्तर वैदिक ग्रंथों के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा, जैसे सामवेद, जिसे संगीत की उत्पत्ति माना जाता है। भारत में संगीत की उत्पत्ति सामवेद से। यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बाद अथर्ववेद जिसे नन आर्यन वेद कहा जाता है और माना जाता है कि औषधि शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है। और इसमें नन आर्यन वेद यानी अनार्यों का वेद, और इसमें मंत्र तंत्र भी मिलता है। इसके अलावा जिस तरीके से आप ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ में दो काफी महत्वपूर्ण है, ऐत्रेय ब्राह्मण और सातपथ ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जिसमें कि राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत है, और सातपथ ब्राह्मण में कृषि के विकास का। और जिस तरीके से सातपथ ब्राह्मण में विदेह माधव प्रकरण है, जिसमें कि विदेहराज अपने पुरोहित गौतम राहुगण की सहायता से आगे बढ़ते हैं, अग्नि को साथ लेके चलते हैं, और ये गंडक नदी यानी सदा नीरा पर आकर अग्नि रुक जाती है। और इस तरह से आर्य सभ्यता का विकास गंडक नदी तक बताया गया। तो दैट मीन्स अग्नि जो कि उपनिवेशवादी देवता है और एक तरह से क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। सातपथ ब्राह्मण, और सातपथ ब्राह्मण में ही जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर कृषि के यानी कि वैसे हल हैं जिसमें 100 बैल लगाए जा रहे हैं, इसकी भी चर्चा है, यानी कि कृषि पद्धति की। और इसके बाद जिस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है ना अरण्य ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ जिस तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार आप देखोगे अरण्य ग्रंथ में पहली बार आपको जो कर्मकांड है उसका विरोध किया गया है, और साथ में जो तप है उस पर बल दिया गया अरण्य ग्रंथ में। इसके बाद उपनिषद है, उपनिषद जो कि भारतीय दर्शन का मूल है, और 108 उपनिषद है जिसमें 12 सबसे महत्वपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है। साथ में जैसा कि मैंने बताया याज्ञवल्क्य गार्गी आपको ये डिबेट भी है। साथ में आप देखोगे कि किस तरीके से मुंडकोपनिषद है जिससे सतमेव जयते लिया गया है। दैट मीन्स ये साहित्यिक स्रोत है, और उपनिषद जिसको वेदांत भी कहा गया है। और जब आप देखेंगे इस उपनिषद में एकेश्वरवाद की बात है, और यह एकेश्वरवाद यानी कि आज भी हमारे दर्शन का एक तरह से मूल है। और इसी दर्शन को आगे जब आप देखोगे कि थोड़ा बहुत गौतम बुद्ध भी अपने एक तरह से विवेचना में, एक तरह से दर्शन में अपनाते हैं। आगे चलकर फिर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य भी है ना वेदांत के दर्शन को अपनाते हैं, उपनिषद के दर्शन को अपनाते हैं। और फिर जब आधुनिक समय में राजा राम मोहन राय के द्वारा जब गिफ्ट टू मोनोथोइस्ट लिखा जा रहा है, दैट मीन्स वहां भी एकेश्वरवादियों को उपहार, तो आप क्या पाते हो कि हमारे जो दर्शन की जड़ें हैं वो कहां पर है, तो दैट मीन्स वेद में है, उपनिषद में। तो इस तरीके से वेद और उपनिषद का अध्ययन काफी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी कोशिश है कि इसे काफी सरल तरीके से मैं आपके सामने लाऊं, है ना। धन्यवाद। और अरुणोदय आईएएस के द्वारा इस तरह से और भी आपके लिए प्रयास है ना किया जाएगा, और जिस तरह से अलग अलग डिफिकल्ट टॉपिक आपके सामने लाए जाएंगे, जिससे कि इससे आपके लिए काफी ज्यादा है ना आपका ज्ञानवर्धन हो, और आप काफी इन टॉपिक को बड़े ही सहज तरीके से आप समझ सको। थैंक यू।